नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। देश का सच दिखाते हैं मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। लखनऊ में जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया की औपचारिक घोषणा। राष्ट्रीय युवा अधिकार मंच के अध्यक्ष शशांक सिंह का बड़ा बयान। जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया नाम के नए दल की औपचारिक घोषणा। बैठक में जन सरोकार के मुद्दों और समस्याओं पर हुई गहन चर्चा। जातिवादी नेता और पार्टियां समाज से नफरत फैला रही हैं। शशांक सिंह ने कहा, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह फेल। तुष्टीकरण की राजनीति में आम जनता पिस रही है। जहाँ तक एक ब्यूरोक्रेट के निलंबन की बात है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक अच्छी पहल है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग भी कर रहा हूँ कि कितने ऐसे आईएएस हैं कि जिनके संपत्तियों का ब्यौरा उनको प्राप्त हो गया है, उन संपत्तियों के आधार पर क्या कार्रवाई करेंगे। ये मुख्यमंत्री जी से सवाल आप लोग भी कीजिए, और मैं भी ये मांग कर रहा हूँ कि जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं, इस तरीके के भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनकी एक सूची बने और उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई हो। दूसरी चीज़, आपने जहाँ तक रोजगार और भ्रष्टाचार इन विषयों की बात आप कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि जो भी राजनीतिक दल के इस समय जो वर्तमान में जो नेता हैं, आप देखेंगे कि या तो वो थोपे हुए हैं या तो सोने के चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि जो आम नौजवान है, जो संघर्ष को जानता हो, उन नौजवानों को एक मंच पर लाया जाए, उनको एक बेहतर विकल्प, एक राजनीतिक विकल्प की व्यवस्था की जाए। आप जानते हैं कि लगातार 12 वर्षों से मैं सार्वजनिक जीवन में छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों के बुनियादी सवालों को लेकर के लगातार संघर्ष करता रहा हूँ, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की आवाज़ रहा हूँ, और अभी भी हमारी तमाम विषयों पर नज़र रहती है। अब चूँकि बगैर राजनीतिक दल के बहुत कुछ कर पाना संभव नहीं हो पाता, उसमें व्यापारी हैं, महिलाएं हैं, पटरी दुकानदार हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको कर पाना थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुझे राजनीतिक विकल्प का स्वरूप लेना, ये जनता की मांग है, यह प्रदेश के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं की मांग है। उसके मांग को मैं स्वीकार करते हुए आने वाले समय में, आगामी समय में सभी चुनावों को मैं समझूंगा कि उसमें मेरी सहभागिता हो, और 2027 मिशन 2027 में एक राजनीतिक विकल्प के रूप में जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया को विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद। देखिए, आप देखेंगे कि जातियों की आप जातिगत और धार्मिक उनकी एक धारणा है। कुछ तो जातिगत पार्टियां ही हैं, कुछ जातिगत नेता हैं। तो मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को और उन तमाम महापुरुषों को मानने वाला व्यक्ति हूं। मैं समता, समानता और संपन्नता के आधार पर मैं चाहता हूं कि सबको बराबरी का हक मिले, और वो किसी भी पार्टियों में संभव नहीं है। वह पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तरीके से काम करती हैं। मैं जनता के हित में काम करने का पक्षधर हूं। यदि जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया, मुझे लगता है कि जनता ने आशीर्वाद अपना दिया, मौका दिया, तो यह लोक कल्याणकारी पार्टी के रूप में ये सिद्ध होगी। ऐसा हम आपको इसके वचन देते हैं, ऐसा आपसे वादा करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे। पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर उनका स्वागत किया गया। कन्वेंशन सेंटर के लिए रवाना हुए। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मैनपुरी में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि हमारी सरकार विकास में कोई राजनीति नहीं करती, विकास कार्य में कोई भेदभाव नहीं करती है। विपक्ष केवल तुष्टीकरण की राजनीति करता है। विपक्ष का काम सनातन को पीछे ढकेलना है। महाकुंभ में भी निगेटिविटी फैलाने का काम किया गया था। महाकुंभ 2025 के लिए भी कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन उन्होंने कोई न कोई निगेटिविटी फैलाने का, निगेटिव टिप्पणी करने का, निगेटिव बातें कहने का अवसर छोड़ा हो। कर्नाटक से एक सवाल कर लेते हैं, वहाँ मुस्लिम के लिए 4% आरक्षण लागू कर दिया है। तुष्टीकरण जारी है, खासकर कांग्रेस तुष्टीकरण जारी है। कांग्रेस और उनके अलायंस दल, इंडी गठबंधन, ये सब यही कर रहा है, लगातार तुष्टीकरण। कई मुद्दों पर सवाल जवाब किए हैं, कई सवाल। किसी भी सवाल का जवाब सरकार हमेशा देने को तैयार रहती है। कोई सवाल ऐसा नहीं जिसका जवाब सरकार के पास न हो, लेकिन वो सवाल बेबुनियाद हों, बिना सिर पैर के हों, तो उसका कोई जवाब होता ही नहीं। को लेकर डिम्पल जी ने कहा है कि सांप्रदायिक बताना चाहती है। देखिए, हिंदुस्तान पर लगातार जिन आक्रांताओं ने लंबे समय तक
हिंदू मंदिरों को कुचला हो, हिंदू संस्कृति को बर्बाद किया हो, सनातन आदर्श मूल्यों को कुचल करके नफरत का वातावरण बनाया हो, ऐसे लोगों को नायक बनाने वालों को हिंदुस्तान की जनता माफ नहीं करेगी। निश्चित रूप से ये नायक नहीं हो सकते, वो खलनायक ही रहेंगे और निश्चित रूप से ऐसे खलनायकोों को हिंदुस्तान के राष्ट्रवादी लोगों के दिल में कोई जगह नहीं है। गाजियाबाद की ओबीसी सीट को लेकर एक सवाल है, जस्टिस यशवंत वर्मा जो कि एक बड़ा उनके यहाँ घर में रुपया मिला है, क्या वहाँ भ्रष्टाचार की नींव नहीं है? अभी तक किसी के खिलाफ नहीं चला। देखिए, क्योंकि माननीय न्यायालय के द्वारा ही उनकी जांच का काम शुरू हो गया है, इसलिए अब उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। मंत्री जी, जांच में जो भी आएगा वो स्वयं ही जिन लोगों ने जांच शुरू कराई वो संज्ञा लेने का काम करेंगे, उसमें हम लोगों को कोई टिप्पणी करने की मैं समझता आवश्यकता नहीं है। मंत्री जी, गाजियाबाद के एक बीजेपी विधायक ने ही यूपी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। सरकार पर नहीं लगाया, उन्होंने अधिकारियों पर टिप्पणियां की हैं, सरकार दे देगी कि जो भी घटना हुई है जो वास्तविक तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। मंत्री जी, इटावा में केदारेश्वर मंदिर बनना है जहां उत्तराखंड के साधु उसका विरोध कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? ये मैंने अभी किया ना। संत कबीर नगर से इस समय बड़ी खबर आ रही है, जहां पर स्पीकर पर गाना बजाने को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। घटना में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में तोड़ा दम। पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी रत्नेश, जयप्रकाश, अशोक, योगेंद्र, गोलू। डीएम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। पुलिस ने स्वच्छ तरीके से जांच कर रही है। एसपी ने कहा कि 8 से 5 आरोपी गिरफ्तार हैं, बाकी जल्द अरेस्ट हो जाएंगे। एसपी की अपील की शांति और सौहार्द बनाए रखें। महुली क्षेत्र के ग्राम कर्री का है यह पूरा मामला। देखिए, दिनांक 14 मार्च 2025 को ग्राम कर्री में समय लगभग 2:30 बजे के आसपास एक घटना घटित हुई थी, जिसमें कि सुरेंद्र राजभर जो हैं सन ऑफ चौथी, इनके घर पे ये स्पीकर पे कुछ गाने वाने ये लोग बजा रहे थे, कुछ लोग डांस वांस कर रहे थे। उसी को लेकर यहाँ पे विवाद हुआ, जिसमें कि मारपीट भी हुई, पत्थरबाजी भी हुई और यहाँ जो पशुओं को जो बांधते हैं, जो घास फूस की मड़ई होती है, उसमें आग लगने की घटना भी घटित हुई है। तो तत्काल जो सूचना प्राप्त हुई, उनके सूचना के आधार पर जो मुकदमावादी हैं सुरेंद्र राजभर, उनके तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया 64/25। सुसंगत धाराओं में पंजीकृत करने के बाद 4 लोग के खिलाफ उन्होंने दिया था। चारों लोग का नामजद उसमें मुकदमा लिखा गया। उसके बाद विवेचना स्टार्ट हुई। इसमें जो 4 लोग जो नामजद थे, उसमें से 3 लोग गिरफ्तार भी हुए, फिर कुछ लोग उसमें प्रकाश में भी आए। तो टोटल 8 लोग उस घटना में अभी तक शामिल होना आया है। 8 लोगों में से 5 लोग की गिरफ्तारी हो गई है। जो लोग गिरफ्तार हो गए हैं उनका नाम है रत्नेश तिवारी, आशुतोष तिवारी, अशोक तिवारी, साथ ही जयप्रकाश यादव और योगेंद्र यादव। तो ये कुल 5 लोग इस घटना में अभी तक गिरफ्तार हो गए हैं। आज दिनांक 23 मार्च 2025 को एक सूचना बीआरडी हॉस्पिटल से प्राप्त हुई है। उसमें चूँकि घटना में 2 लोग चोटिल थे, इसमें अनिल राजभर और संतराम राजभर, ये दोनों लोग काफ़ी गंभीर रूप से चोटिल थे। यहाँ से जिला अस्पताल गए थे। जिला अस्पताल से फिर उनको रेफ़र किया गया था बीआरडी हॉस्पिटल गोरखपुर में। उनका उपचार चला। जो अनिल राजभर हैं, उपचार के उपरांत वहाँ से डिस्चार्ज हो गए। डॉक्टरों ने जब उनको पाया कि जब उनका उपचार सही हो गया तो उनको डिस्चार्ज किया। लेकिन जो संतराम राजभर हैं, आज सूचना अभी प्राप्त हुई है 2 घंटे पहले कि उपचाराधीन ही उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें आगे की जो प्रक्रिया है, पंचायतनामा की कार्रवाई और पोस्टमार्टम की कार्रवाई ये कराई जा रही है। यहाँ अभी मैं और डीएम सर के द्वारा गांव में विजिट भी किया गया है, पीड़ित परिवारों से भी मिला गया है और हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि पूरी घटना में जल्द से जल्द पूरी घटना का अनावरण हो। साथ ही साथ हम इंश्योर कर रहे हैं कि इसमें सद्भावना और सौहार्द जो गांव में है वो बना रहे।
सर यादव परिवार का एक लोगों का कहना है कि वो इस घटना में शामिल नहीं थे और दूध बेच करके आए थे और घर पे खड़े हुए विवाद हो रहा था और उस समय वो गांव पे थे, मतलब गांव के अंदर थे, यहाँ पे थे नहीं, और उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, जब घटना घटित हुई तो मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। पीड़ित परिवार से भी हम मिले थे। पीड़ित परिवार ने बड़ा स्पष्ट रूप से बताया था और गांव के और भी लोगों ने भी बताया था कि इसमें जो जेपी यादव हैं, इनके छत पे चढ़ के पथराव किया गया था। इनके छत का इस्तेमाल किया गया और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से ये घटना में इन्वॉल्व थे। चूँकि बयानों में भी आ रहा है और यहाँ जब हमने CDR में लोकेशन भी चेक किया, बाकी और जो तथ्यों से, बाकी और तरीके से जब हमने जानकारी की तो उनकी घटना में संलिप्तता हमने पाई है। तो संलिप्तता पाने के बाद ही जेपी यादव की गिरफ्तारी और जो बाद में योगेंद्र यादव है, इनकी गिरफ्तारी की गई है। सर क्या इस मामले में धाराएं और बढ़ाई जाएंगी? अब मौत हो गई। देखिए, इसमें जो धारा है, जो आगजनी की धारा है, जो पहले IPC में धारा 436 हुआ करती थी, उसमें उसके सुसंगत धारा BNS में दर्ज की गई है। साथ ही धारा IPC की जो 308 होती थी उसके सापेक्ष अभी जो धारा, उसके सापेक्ष सारी गंभीर धाराएं हैं जिसमें घटना कारित की गई, सभी गंभीर धाराओं में दर्ज की गई है। चूँकि अब इसमें संतराम जी की मृत्यु हो गई है तो जाहिर सी बात है अब वो धारा तरमीम होगी और उसके सापेक्ष जो धारा अब बढ़ेगी वो उसकी कार्रवाई फिर लिखा पढ़ी करके थाने स्तर से कराई जाएगी। सर कुछ लोगों का कहना है कि शराब वितरण के बाद ये मारपीट हुआ, शराब न वितरण हुआ तो मारपीट नहीं होती। देखिए, उस बिंदु पे भी हम जांच कर रहे हैं कि जो रूट कॉज है क्या था इसका और किस तरीके से पूरी घटना एक के बाद एक डेवलप हुई, तो इसलिए सारी चीज़ों पे जांच की जा रही है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने राम मनोहर लोहिया की जयंती पर कहा कि भगत सिंह का सपना था कि देश आजादी के बाद समाजवादी भारत बने, लोग संपन्न हो, खुशहाल हो, तरक्की हो और गैर बराबरी खत्म हो। राम मनोहर लोहिया अन्याय के खिलाफ लड़े, हम उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। आज हमारे यहाँ बेरोजगारी, गैर बराबरी और असमानता बढ़ती जा रही है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनको फांसी दी गई, उनको भी हम लोग याद करते हैं। एक नेता का जहां जन्म दिन के दिन हम याद कर रहे हैं, वहीं दूसरे जो क्रांतिकारी भारत की आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए वो अपनी जान भी न्यौछावर कर दी, उन्हें फांसी दी गई। दोनों ही समाजवादी समाज और समाजवादी देश बनाना चाहते थे। भगत सिंह जी का सपना था कि देश आजादी के बाद समाजवादी भारत बने, लोग संपन्न हो, खुशहाल हो, तरक्की हो, गैर बराबरी खत्म हो। वहीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने उनको सप्त क्रांति का आंदोलन, समाजवादी रास्ता, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, समानता का और सबको गैर बराबरी के साथ इकट्ठा करने का आंदोलन जो छेड़ा, उसमें हम लोग आज उन्हें याद करते हैं। उन्हीं के रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। जहां सप्त क्रांति का उन्होंने हम लोगों को सिद्धांत दिया, वहीं आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो कभी उन्होंने दाम बांधो नीति का भी समाजवादियों को चलने का आह्वान किया था। आज के दिन जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को हम लोग याद कर रहे हैं, जहां महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, गैर बराबरी लगातार बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी है, किसान को कोई पूछ नहीं रहा, किसान के सामने आर्थिक संकट पैदा किया है, तो वहीं हम सब लोग संकल्प भी लेते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांति और दाम बांधो का जो सपना दिखाया था, उसका संकल्प लेकर के पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। बुलंदशहर में पत्नी ने पति को दूध में मिलाकर दिया जहर, पति की हालत गंभीर, अस्पताल में है भर्ती। पति पत्नी के बीच चल रहा था विवाद, युवक को बुलाया गया था ससुराल। ससुराल में पत्नी और उसके परिजनों ने दूध में जहरीला पदार्थ मिलाया। पीड़ित के परिजनों ने पत्नी समेत ससुराल के 3 लोगों पर जहर देने का आरोप लगाया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। परिजनों ने बहू समेत 3 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है।
घटना बुगरासी चौकी क्षेत्र के गांव बंसी की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम है सर। और क्या लगते हैं जो यहाँ पे एडमिट ये है? मेरा भाई है छोटा। क्या घटना घटी है? घटना ये थी, परसों ये ससुराल में गया, बहू ने महफूज को घर बुलाकर कुंडी लगा के अंदर की मारपीट करी। इसके साथ में मारपीट करने के बाद में मैं पुलिस केस हुआ। उसके बाद में हमने फैसला करा दिया हमें गरीबाद में, वो है जमीन जायदाद वाले मालदार। तो उसके बाद में मैं दिल्ली चला गया कल इसके फिर सुबह आया उनके लेटा में। सुबह उठ के इसने सुलेमान को घर पे इन्होंने बुला के जहर पिला दिया, दूध में घोल के जहर पिला दिया था लड़के को। किसने? इन्हें जहबान है, महफूज ने, इरफान ने, इन्होंने 3-4 जनों ने मिलकर जहर पिला दिया इसके घर बुला के। और उसके बाद में उठ के आन के देखा तो बाहर रेत पे पड़ा हुआ था ये लड़का जी। पुलिस ने क्या करा? पुलिस के पास गया था जब तो फैसला हो गया था। मैं गया था, क्या नाम, वो भी चौकी में बैठी है, मैं जा रहा हूँ अभी चौकी में। फिर तो उन्होंने मुझसे कहा आप 1 घंटे बाद आ जाना। लखीमपुर खीरी में कुंभी ब्लॉक के सहायक कार्यक्रम अधिकारी मधुर गुप्ता को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई लखीमपुर खीरी जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। मधुर गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से अवैध रूप से धन की मांग की थी। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर उन्हें गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी से क्षेत्र में सरकारी अधिकारियों के बीच हलचल मच गई है और यह भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब वह भगवान के घर को भी नहीं बख्श रहे हैं। लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे 30 पर दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में चोरों द्वारा मंदिर का घंटा चोरी कर लिया गया। मामला थाना हरचंदपुर क्षेत्र के डिडौली गांव के पास का है। डिडौली गांव में रहने वाले शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि यहाँ डिडौली में बजरंग बली जी का एक मंदिर है। कल रात को चोरों द्वारा मंदिर का घंटा चुरा लिया गया। रात में घंटा गायब हुआ, जिसकी आज सुबह जब मंदिर का द्वार खोला गया तो जानकारी मिली। उन्होंने बताया कि यह घंटा पीतल का था और भारी वजन का था। इस घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है और पुलिस गश्त न होने से लोगों में नाराजगी भी है। लोगों ने प्रशासन से चोरों को पकड़ने की मांग की है। नाम क्या है आपका? शिवाकांत दीक्षित, ग्राम डिडौली। हम यहीं डिडौली के निवासी हैं। कल रात में बजरंगबली का मंदिर हाईवे के किनारे है डिडौली निकट पे, जो है कि घंटा चोर लोग खोल ले गए हैं उसको। कल रात में गायब हुआ है। भारी वजन में घंटा था, वो गायब हो गया। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा देश के विभिन्न राज्यों और भागों में
हमने 18 वेयर हाउस का उद्घाटन किया है। 260 करोड़ का इसमें निवेश किया गया है। इस इलाके में जो औद्योगिकीकरण और ई कॉमर्स बिजनेस को देखते हुए वेयर हाउसिंग की बड़ी मात्रा में मांग है, जिसे देखते हुए CWC केंद्रीय भंडारण निगम ने यह नीति बनाई और यहाँ उद्घाटन किया है। वेयर हाउस व्यापार देश में तेजी में फैलता हुआ व्यापार है। हमारे कृषि उत्पादों का उत्पादन ज्यादा हो रहा है, जिसे देखते हुए यह एक बहुत अहम पहल है। यह वेयर हाउस आने वाले दिनों में इस क्षेत्र के लोगों को बहुत लाभ पहुंचाएंगे। ये तो हम आज सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के द्वारा देश में 18 विविध राज्यों में विविध भागों में हमने वेयर हाउस उद्घाटन किया है। 264 करोड़ इसमें हमने इन्वेस्ट किया है और इधर जो है 1,20,000 स्क्वायर फीट का सिंगल एक वेयर हाउस हमने गोडाउन हमने शुरू किया है। इसका इधर इस एरिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और बाकी सब एक्टिविटी भी चल रहा है, ई कॉमर्स का एक्टिविटी चल रहा है, उसके कारण बहुत ही बड़ी मात्रा में वेयर हाउसिंग का डिमांड है। तो वो डिमांड पूरा करने के लिए CWC ने प्लानिंग करके आज इधर शुरू किया है और ऑलरेडी इसका भाड़ा तो बहुत ही मीन्स ये जो लीज पर हम देते हैं भाड़े पे तो बहुत ही ज़्यादा जो है 1,20,000 उससे ज़्यादा हमको अभी डिमांड आया है। तो वेयर हाउसिंग बिजनेस जो है देश में बहुत ही फास्ट ग्रोइंग एक इकोनॉमी है, बिजनेस है और एक कारण यही है भारत मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेज से आर्थिक प्रगति भारत में हो रहा है। हम भारत एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो रहा है और हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है वो भी प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है और इसका एक्सपोर्ट वगैरह बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। इसके कारण लॉजिस्टिक व्यवस्था में एक बहुत अहम पहल है ये हमारा वेयर हाउसिंग। इसलिए मुझे लगता है ये बहुत बड़ा वेयर हाउसिंग, ये प्रदेश का जो बहुत बड़ा वेयर हाउस है, ये वेयर हाउस आने वाले दिनों में इस भाग का जो लोग है, इस एरिया का जो लोग है, इसको बहुत ही लाभ मिलेगा। मेरठ के बहुचर्चित सौरभ कुमार हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा। हत्यारे मुस्कान और साहिल ने कसोल के होटल में छिपकर गुजारे 7 दिन। खुद को पति पत्नी बताकर रुके थे दोनों होटल में। 10 मार्च से 16 मार्च तक होटल में रहे, कमरे से बाहर नहीं निकले। होटल स्टाफ अमन कुमार ने बताया कि दोनों का व्यवहार संदिग्ध था। सिर्फ साहिल ने होटल में जमा की थी आईडी, मुस्कान ने आनाकानी की। कत्ल के बाद शिमला, मनाली और कसोल में घूमे थे दोनों। मेरठ पुलिस सबूत जुटाने हिमाचल प्रदेश रवाना हुई। ठिकानों की जांच की। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में हुई थी सनसनीखेज वारदात। मेरा नाम अमन कुमार है। ये 10 तारीख को आए थे यहाँ पे। इनका नाम साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी नाम था इनका। ये 10 तारीख को यहाँ पे आए थे स्टे के लिए। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए रुके थे, रखे 5 दिन के लिए रुके थे और 16 को चेकआउट होता है इनका। लेकिन हम जैसे आईडी मांगी तो उन्होंने बोला कि हमारी वाइफ ही है जब चेक इन टाइम में, तो बाकी तो ऐसा हुआ कुछ नहीं स्पेशली बताया उन्होंने। तो जैसे जो सिंपल प्रोसीजर होता है आईडी वगैरह दी उन्होंने और वैसे चेक इन हुआ उनका, और उनके साथ उनका ड्राइवर था, बाकी और कोई भी नहीं था। लेडी को उन्होंने बताया वाइफ ही है। हाँ वाइफ ही, मतलब ऐसे उन्होंने प्रेजेंट किया था कि वाइफ है मेरी है। तो यूजुअली वो कमरे में रहते थे ज़्यादा अपना टाइम ना, मतलब बाहर भी कम ही जाते थे, तो मतलब ज़्यादा वो कमरे में रहते थे। व्यवहार ऐसा था कि मतलब यहाँ तो मिलते जुलते नहीं थे किसी से ना, मतलब 5 दिन तक यहाँ पे रहे तो किसी से मिलते जुलते नहीं थे यहाँ पे ना। वो तो कभी मतलब दिन में एक आध बार निकलते थे बाहर, बाकी उनका जो भी मतलब खाना वगैरह रूम में ही जाता था। मतलब उनका बाहर मतलब लोगों से इतना मिलते नहीं थे वो, मतलब जैसे स्टाफ वगैरह से इतना बातचीत नहीं थी उनकी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो दिन में एक आध बार बाहर निकलते थे, वैसे तो नहीं निकलते थे बाहर ना। एक आध बार जो भी उनका सामान लाना था वो एक आध दिन बाहर निकलते तो वो उस वक्त ले आते होंगे। उतना आइडिया नहीं है कि वो सामान वगैरह के कैसे क्या करते थे। अब बाहर जाता था घूमने के लिए? हाँ वो गाड़ी लेके बाहर जाते थे, मतलब जब भी बाहर जाते तो ड्राइवर की गाड़ी यहाँ पे थी, गाड़ी भी 6 दिन यहाँ पे थी, तो जब भी बाहर जाते तो ड्राइवर को लेके जाते थे और ड्राइवर को ही साथ में लाते थे। गाड़ी में बुलाना जाना रहता था उनका। तो नहीं वो जैसे हम जैसे चेक इन में पूछते हैं कि कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना आपने, तो सिंपली उन्हें ये बताया कि मनाली से आए हैं और वापस यूपी जाना है।